देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BESC 134, ठीक है, अभ्यास के रूप में शिक्षा। इसके 5 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आप उसका वीडियो जाकर के जरूर देख सकते हैं। 5 चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है। अब हम लोग यहां से चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जो जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा उन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसका पहला जो पार्ट है वो अपलोड हो चुका है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ये पार्ट इसका सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो देखिएगा चैप्टर नंबर जो हमारा 6 रहेगा, ठीक है, वो क्या है, शैक्षिक नवाचार और प्रयोग वैश्विक प्रयास। इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, बेयर फुट कॉलेज जो है बैंकर रॉय का। दूसरा हम लोग बात करेंगे दी डेमोक्रेट स्कूल माइकल एप्पल, ठीक है, विद्यालय शिक्षा व्यवस्था फिनलैंड की बात करेंगे। अजीज प्रेमजी संस्थान के शैक्षिक कदम क्या है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। बिल एंड मिल्ड गेट्स शैक्षिक संस्थान की कौन कौन सी पहल है, यानी ऑल ओवर इंडिया की बात करें, ऑल ओवर इंडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल की अगर बात करें, पूरी दुनिया में कुछ हम बहुत फेमस जो शैक्षिक संस्थान हैं उनकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो एग्जाम होता है ना कुछ इसी प्रकार से आता है और कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा भी जाता है, ठीक है। तो चलिएगा हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 6.5 में, देखिए क्या है, बेयर फुटवेयर कॉलेज बैंकर रॉय। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेयर फुटवेयर कॉलेज का। बेयर फुट कॉलेज क्या, बेयर फुट कॉलेज एक शैक्षिक संगठन है, क्या है, एक शैक्षिक संगठन है जो रॉय के दिमाग की उपज है। कौन है, जिसे मैंने आपको नाम बताया, बैंकर रॉय। बैंकर रॉय के दिमाग की एक उपज है बेयर फुट कॉलेज, ठीक है, और जो एक संगठन है, ऐच्छिक संगठन है। इसकी स्थापना 1972 में भारत में राजस्थान के तितलेनिया गांव में हुई है। अब तक यह विश्व के 93 देशों के 2000 गांव तक पहुंच चुका है। यानी एक भैया ऐसा कॉलेज है, एक ऐसा शैक्षिक संस्थान है, कह रहे हैं कि यह दुनिया के 93 देशों में पहुंच चुका है। 93 देशों में इस प्रकार का कॉलेज बन चुका है और लगभग पूरी दुनिया में 200 गांवों तक पहुंच चुका है। यह संगठन समुदाय के सतत ज्ञान और कौशल में विश्वास करता है, यानी कहता है कि पूरी दुनिया में समुदाय को सतत ज्ञान हो और कौशल में विश्वास करता है। यह कॉलेज कोई डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता, यानी इस कॉलेज से कोई डिग्री नहीं मिलती है और कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बल्कि कौशल के विकास पर बल देता है, यानी ये लोगों को सिखाता है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट का काम करता है। यहां से कोई डिग्री नहीं मिलती है, यहां से कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, ठीक है। यह महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। खास तौर से जो बेयर फुट कॉलेज है ये महिला सशक्तिकरण की बात करता है, यानी यहां पर कह सकते हैं लड़कियों को ज्यादा प्राथमिकता मिलती है और उनकी शिक्षा एवं कौशल के विकास में अतुलनीय योगदान दिया है। बेयर फुट कॉलेज ने स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार की दिशा में बहुत पहल की, यानी कह सकते हैं जो हेल्थ होती है स्वास्थ्य के सुधार में इसने बहुत काम किया है। और तब बेयर फुट चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराते हैं, यानी कह सकते हैं सिर्फ एक ऐसा कॉलेज है जो शिक्षा की दिशा में काम तो करता है, साथ साथ स्वास्थ्य की दिशा में स्वच्छ पानी और विद्युतीय गांव में पहुंचाने में इन सभी चीजों में काम करता है। यह ग्रामीण समुदाय में उपलब्ध ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता में विश्वास करता है, यानी जो हमारा पुराना समुदाय है या जो गांव में एक प्रकार से कह सकते हैं जो ग्रामीण ज्ञान है उसमें विश्वास करता है और बुद्धिमत्ता में विश्वास करता है। यह एक ऐसी जीवन शैली अपनाने को बढ़ावा देता है जो मानव और प्रकृति के सहहेतु, यानी एक ऐसी ये कहता कि ऐसा जीवन जीना चाहिए कॉलेज या ऐसी लाइफ जीना चाहिए जो हमारे कह सकते हो कि क्या हमारे प्रकृति अस्तित्व की बात करता है। महिलाएं और गरीब ग्रामीण समुदाय ही क्यों चुने गए, यानी जो बेयर फुट कॉलेज है, ध्यान देखिएगा, ये जो बेयर फुट कॉलेज है कह सकते हो खास तौर से जो ग्रामीण समुदाय है और जो महिलाएं हैं उनको ही यहाँ पर क्या प्राथमिकता मिलती है। दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों से लेकर के दूर दराज के गांव तक पूरी दुनिया में देखा गया है कि बहुत बुजुर्ग लोग अथवा महिलाएं घरों में रहती हैं, पुरुषों को पहले ही बाहर रखा गया। अतः शिक्षित सशक्तिकरण करने के लिए बेयर फुट कॉलेज ने यह घोषित किया है कि पुरुष प्रशिक्षण योग्य नहीं थे, परिवार की आजीविका
कमाने वाले होने के कारण वह बेचैन हो जाते हैं, बाहर जाना उनकी मजबूरी होती है, मूल रूप से महत्वाकांक्षी होते हैं। यानी जो बियरफुट कॉलेज है, कह सकते हो कि ग्रामीण जो हैं लोग हैं, गांव के जो लोग गरीब लोग हैं और जो महिलाएं हैं उनको पढ़ाने में विश्वास करता है और ये कोई प्रमाण पत्र नहीं देता है, बल्कि यह लोगों में एक प्रकार से स्किल डेवलपमेंट के काम करता है, यानी उनको कौशल सिखाने का काम करता है। कौन है? बियरफुट कॉलेज, जिसको बैंकर रॉय ने बनवाया है और एक शैक्षिक संस्थान है, शैक्षिक यानी पढ़ाता है और इसकी स्थापना 1972 में की गई है। अभी तक यह दुनिया के, क्या बोला, अभी तक यह दुनिया के 93 देशों में फैला हुआ और 200 गांव में बियरफुट कॉलेज जो बैंकर रॉय का यह आया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें उसके बाद एक कई सारी चीजों में काम कर रहा है। ये ब्रिज ट्रांजिशन विद्यालय है, सोलर ब्रिज विद्यालय है, यहाँ कह सकते हैं कि अलग अलग इन्होंने अलग अलग कॉलेज खोल रखे हैं जो इसी क्षेत्र में काम कर रहा है, गांव के लोगों को और महिलाओं को पढ़ाने में बहुत सारा काम कर रहा है। अगला हम बात करेंगे दी डेमोक्रेटिक स्कूल, जो माइकल एप्पल का है। ठीक है, माइकल ब्लूड एप्पल एक लेखक और डेमोक्रेटिक स्कूल के संस्थापक व अमेरिकन और मेडिसन स्कूल ऑफ एजुकेशन विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम व अनुदेशक अधिवक्ता हैं। यह एक सुधार है और इस बात को बताता है कि विश्वास दिलाता है कि लोगों के सशक्तिकरण और परिवर्तन का एकमात्र साधन केवल शिक्षा है। क्या? कि भाई लोगों में जागरूकता फैलाने में, लोगों के सशक्तिकरण में और समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्या है? शिक्षा की बात करता है। कौन बात करता है? एक कॉलेज बात करता है। ठीक है, समझ रहे हो? अगर हम इस कॉलेज की बात करें, इन चीजों में क्या विश्वास रखता है पूरी दुनिया में, कि जैसे हम लोगों ने बात की ना, ये कॉलेज क्या विश्वास करता है? डी डेमोक्रेट स्कूल क्या कहता है कि भाई लोगों को सशक्तिकरण करने यानी लोगों को एम्पावर करने में और दूसरा परिवर्तन लाने के लिए एकमात्र साधन केवल शिक्षा है। युगों से विश्व भर में शिक्षा व्यवस्था चिंता का विषय, हालांकि यह परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण साधन, परंतु ऐसा करने में असफल है। इसी प्रकार शिक्षाविदों का मानना है कि एक विद्यालय समाज में जो परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है उसमें नीतियां अवरोधक कार्य करती हैं। देखो, कोई भी अगर स्कूल है, अगर वह समाज को बदलने का काम करता है, समाज में परिवर्तन लाने का काम करेगा, तो उसमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। और दी डेमोक्रेटिक जो स्कूल है माइकल एप्पल का, यह कह सकते हो कि समाज में परिवर्तन और लोगों को सशक्तिकरण करने में काम करता है। लोकतंत्र आजकल बहुत देखा होगा ना भाई, डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, कहीं तानाशाह ना आ जाए, कहीं तानाशाही ना फैल जाए, इस प्रकार की चीजें चलती रहती हैं। यानी लोकतंत्र आज कह सकते हैं कि बहुत ही चर्चित शब्द है, जहां इसे अधिकारों के प्रति जागरूकता, अधिक समता का प्रति, लोकतंत्र क्या बताता है? लोकतंत्र कह सकते हैं कि आपके अधिकारों को प्रति आपको जागरूक करता है। दूसरा लोकतंत्र क्या करता है? आप समानता की बात करता है, लोकतंत्र में समानता है। ठीक है, यह विचार की लोकप्रियता के अतिरिक्त यह लोगों को सूचना प्राप्त करने में, समाधान खोजने में व्यक्तिगत रूप से काम करता है। अगर हम लोग बात करें, यानी ये जो दी डेमोक्रेटिक स्कूल है, अगर हम माइकल एप्पल की बात करें, तो यह कह सकते हैं कि लोगों में एक प्रकार से स्वतंत्रता हो, या कह सकते हो कि समानता हो, लोकतंत्र हो, इन सभी चीजों को, इन चीजों में जागरूकता फैलाने के लिए काम करता है। और दी डेमोक्रेटिक जो स्कूल है माइकल एप्पल का, ये कह सकते हो कि समाज में परिवर्तन और व्यवस्था में परिवर्तन लाने की बात करता है, ताकि विद्यालय जो है वह समाज में परिवर्तन ला सके। लोकतांत्रिक विद्यालय का प्रत्यय क्या है? एक लोकतांत्रिक विद्यालय, लोकतांत्रिक विद्यालय का मतलब है यहाँ पर सभी नागरिकों के जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, ठीक है, उसके बारे में बताता है। फिर भी अब व्यक्ति के अधिकार, मुक्त संघ आदि के बारे में केवल पढ़ने के स्थान पर अभ्यास के अवसर, अपनी खुद की गतिविधियों को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वह नियम नीतियां जो प्रस्ताव करते हैं, यानी एक प्रकार से ये लोकतंत्र को बढ़ाने में कह सकते हो कि ठीक है, एक ऐसा आदमी है माइकल एप्पल नाम का व्यक्ति है, जो कह सकते कि लोकतांत्रिक विद्यालय की जिसने स्थापना की, और पूरी दुनिया में भैया लोकतंत्र की स्थापना इसकी बात करता है। ठीक है, जिसकी बात हम इस कॉलेज की बात करें। अगला देखेंगे भाई, विद्यालय शिक्षा व्यवस्था क्या? फिनलैंड एक देश है ना, तुम सबने इस सब के बारे में खूब सुना होगा भाई। फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया शिक्षा व्यवस्था है, तो उसकी थोड़ी शिक्षा व्यवस्था की हम लोग बात करते। देखा होगा ना कि दिल्ली में जो केजरीवाल हैं, ये भी अपने जो शिक्षा मंत्री हैं या जो एजुकेशन सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनको फिनलैंड में भेजते थे कि भाई वहाँ की कैसे एजुकेशन सिस्टम है, वैसे हम दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को बनाएंगे। तो शिक्षा व्यवस्था हम लोग बात करें, विद्यालय शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं फिनलैंड की, एक देश है जी। ठीक है, देखिएगा
फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्थाओं में से, यानी कह सकते हैं पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था है वह भाई फिनलैंड की है, कह सकते हो। ठीक है, सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता शिक्षा और प्रशिक्षण के समान अवसर, फिनलैंड शिक्षा नीति की दीर्घकालिक, यानी कह सकते फिनलैंड जब से बना है और फिनलैंड में जब से पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, तो कह सकते कि फिनलैंड भाई सभी नागरिकों को समान अवसर देता शिक्षा का। दूसरा, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, यानी क्वालिटी उसकी बहुत बढ़िया है, और वह शिक्षा के साथ साथ लोगों को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी फिनलैंड में। ठीक है, गुणवत्ता, दक्षता, समता, अंतरराष्ट्रीय फिनलैंड शिक्षा नीति का मुख्य शब्द। फिनलैंड की शिक्षा नीति किसकी बात करती है जी? क्वालिटी की बात करती है, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी हो। भारत की जैसे नहीं डिग्री बंट रहा है, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति जो पढ़े, ऐसा नहीं कि एक साल में 1 ईयर पास कर लो और भाग रहे हो, जल्दी जल्दी पढ़ लो बस, यानी जितना भी व्यक्ति पढ़े गुणवत्तापूर्ण पढ़े, सही ढंग से पढ़े। ठीक है, दक्षता यानी आप किसी काम में आपकी मास्टरी हो, और समता की बात करते हैं, यानी उस शिक्षा व्यवस्था में लोगों को क्या बराबरी की बात की जाती है, समता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं कि शिक्षा नीति में फिनलैंड की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा और संस्कृति के मौलिक अधिकारों में संविधान, यानी फिनलैंड की अगर बात करोगे तो वहां की शिक्षा और संस्कृति वहां के मौलिक अधिकार में है। शिक्षा नीति सतत अधिगम और मुक्त शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित है। फिनलैंड की जो शिक्षा व्यवस्था कैसी है भैया? मुक्त शिक्षा व्यवस्था, पूरी एजुकेशन सिस्टम क्या फ्री है, खासतौर से नागरिकों के लिए। शिक्षा सार्वजनिक रूप से अनुमोदित है। फिनलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहां विद्यार्थियों में उच्च पाठन दक्षता और उच्च जीवन संतोष दोनों, यही कह सकते हैं कि वहां के लोग हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं और जीवन को लेकर के उनके मन में भैया बहुत संतोष है। ठीक है, संतोष का मतलब यानी वो लोग बहुत ज्यादा ये नहीं हो जाते, हाइपर हो जाते हैं भाई, ठीक है, कह सकते हो। ठीक है, यानी वहां के लोगों यानी वहां का जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट जो है, अगर हम लोग फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड का जो स्टूडेंट है वो भैया उच्च पाठन दक्षता यानी हायर एजुकेशन प्राप्त करने में उसमें क्षमता है। दूसरा, उसको अपने जीवन में संतोष है। यह इस बात को बहुत प्रभावित है कि फिनलैंड विद्यार्थी जीवन शैली और खाली समय के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखता है। यानी फिनलैंड जो कह सकते हो कि भैया विद्यार्थी में पढ़ाई को लेकर के और खाली समय को लेकर के दोनों में संतुलन बनाए रखता है, ताकि लोगों का स्वास्थ्य बने रहे। ये नहीं कि पढ़ इतना रहा है कि और खाली समय नहीं ले रहा और स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यानी कह सकते कि खाली समय और विद्यार्थी जीवन के बीच में संतुलन बनाने की बात करता है, स्वास्थ्य संतुलन बना रहे, जिससे उन्हें विभिन्न पाठ्यक्रम की गतिविधियों में अवसर मिले। यानी फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था को आप लोग कह सकते हैं कि लोग अधिक से अधिक शिक्षित तभी हो पाएंगे ना जब भाई उनके पास ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ाते चले जाओ, बीच में कोई गैप ही नहीं है। ठीक है, तो बीच बीच में उनको गैप भी देता, खाली समय देता है। यह संतुलन विद्यालय शिक्षा व्यवस्था पूरी होने के पश्चात स्वास्थ्य कार्य जीवन संतुलन के साथ बना रहता है। यानी जब कोई विद्यार्थी ऐसी शिक्षा प्राप्त करता है कि भाई उसको बीच बीच में गैप भी दिया जाता है और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखे और खाली समय भी मिलता है, तो कह सकते कि पूरी दुनिया में ऐसी शिक्षा व्यवस्था है कि व्यक्ति जब शिक्षा को छोड़ देता तब भी वैसा ही जीवन जीता है। बच्चे अपना बचपन जीते। अगर हम लोग फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड शिक्षा व्यवस्था में बच्चे 3 वर्ष, जो कि दुनिया की अधिकांश शिक्षा व्यवस्था में विद्यालय जाने की आयु के बजाय 7 वर्ष की आयु में विद्यालय जाना, यानी कह सकते फिनलैंड में ना बच्चा जो पढ़ने जाना स्टार्ट करता 7 साल के बाद लोग पढ़ने जाते हैं। 7 ईयर के बाद ही बच्चा पढ़ने जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 साल का हो गया स्कूल भेज दिया। यानी फिनलैंड दुनिया में कह सकते हो कि यहाँ बच्चे अपना बचपन जीते हैं, कह सकते हो भैया फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था में। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चा बड़ा हुआ फट से भेज दिया स्कूल, ऐसा नहीं भेजेगा। यानी बच्चा 7 वर्ष के बाद विद्यालय जाता है। फिनलैंड में एक बच्चे और उसको अनिवार्य शिक्षा प्रणाली से पूर्व 7 वर्ष देकर के उसे अपने बचपन जीने का मौका मिलता है, मस्तिष्क का विकास होता है। 7 से 16 वर्ष की आयु के सभी बच्चे के लिए 9 वर्ष की बुनियादी शिक्षा दी जाती है। यानी कह सकते हैं 7 साल से लेकर के 16 साल तक बच्चा लगातार 9 वर्ष पढ़ता है, और इस सबके लिए जरूरी है कि 9 साल पढ़े। यानी 7 साल से लेकर के 16 साल तक पढ़ाई की जाती है। 7 साल से पहले एडमिशन नहीं होगा जब तक आपकी 7 ईयर एज नहीं हो जाएगी। 7 साल के पहले शिक्षा व्यवस्था चलती ही नहीं है। यानी बच्चे को बचपन जीने का कह सकते हो कि भरपूर मौका मिल रहा है। 7 साल तक अपना बेचारा खेल रहा कूद रहा है। ठीक है, खेल द्वारा अधिगम, यानी फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था में
खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, विद्यालय में प्रवेश से पहले प्रारंभिक वर्षों में खेल द्वारा अधिगम पर बहुत बल दिया, यानी शुरू में फिनलैंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो खेल खेल में पढ़ाती है। खेल, स्वास्थ्य, बच्चों के पूर्व कल्याण पर ध्यान, यानी बच्चों के खेल पर, स्वास्थ्य पर, बच्चों के कल्याण पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। यानी खेल के जरिए, यानी खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने का यहाँ कह सकते हो प्रयास किया जाता है। यानी बच्चे खेलते हुए चीजों को सीख लें, चीजों को कर लें, ऐसा फिनलैंड में होता है। न्यूनतम यानी होमवर्क बहुत कम दिया जाता है फिनलैंड में। क्या भैया, ऐसा नहीं कि होमवर्क दे दिया बच्चा कर ही नहीं पा रहा, मम्मी पापा सब मिल करके होमवर्क, न्यूनतम गृह कार्य मिलते हैं। यानी क्या है, होमवर्क कह सकते हो कम मिलेगा भाई फिनलैंड में। पहली कक्षा आरंभ करने की आदर्श आयु वह 7 वर्ष के बाद है। विद्यालय के प्रारंभिक वर्षों में न्यूनतम गृह कार्य और विद्यालय के दिन बहुत छोटे होते हैं। इससे पश्चात कक्षा बाहर खेलने रुचियों, यानी कह सकते हैं कि होमवर्क नहीं के बराबर है, बहुत कम दिया जाएगा। होमवर्क कम से कम देना है, इस बात को रखा जाता है। जितना पढ़ाना स्कूल में पढ़ा लो, ऐसा नहीं कि सारा होमवर्क में लाद दिया, ऐसा नहीं करना है। न्यूनतम गृह कार्य आपको दिया जाएगा फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था में। परीक्षा का ना, फिनलैंड में भैया जो होता है परीक्षा नहीं होती है। ठीक है, शिक्षा में परीक्षण के स्थान पर अधिगम पर अधिक ध्यान दिया जाता है। फिनलैंड में बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई परीक्षा नहीं होती, यानी कोई भी नेशनल लेवल पर एग्जाम नहीं होगा। इसके स्थान पर पाठ्यक्रम में बताए गए उद्देश्यों के आधार पर शिक्षक अपने विषय के मूल्यांकन हेतु स्वयं उत्तरदायी, यानी टीचर ही आपका मूल्यांकन करेगा, कोई एग्जाम नहीं होता है। राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र परीक्षा मैट्रिकुलेशन परीक्षा, जो कि सामान्य उच्च माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर होती है, यानी आप 10वीं के बाद आपका एग्जाम होगा, उससे पहले आपका एग्जाम नहीं होता कोई भी, यानी टीचर ही आपका मूल्यांकन करेगा। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए सामान्यतः मैट्रिकुलेशन परीक्षा परिणाम और प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर मिलता है। यानी आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं के बाद अगर हम बात करें तो अगर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है उसके बाद आपको एग्जाम होता है, उससे पहले कोई बहुत बड़ा एग्जाम वहां पर नहीं होता। शैक्षिक स्वायत्तता का सम्मान, यानी फिनलैंड शिक्षक अनिवार्य स्नातकोत्तर उपाधि के माध्यम से उच्च शिक्षा में, यानी वहां पर जो टीचर अगर आपको बनना है तो कम से कम आपको यानी मास्टर डिग्री आपको लेनी पड़ेगी। शिक्षकों को अपने प्रशिक्षण एवं संस्थानों में योजना बनाने की स्वायत्तता मिलती है, यानी जो वहां पर टीचर पढ़ा रहे हैं ना वो लोग अपनी योजना बना सकते हैं, कैसे पढ़ाना, कैसे क्या करना, अपना सिलेबस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें शिक्षण शास्त्र के विशेष समझ होती है, उन्हें कक्षा में पर्याप्त, यानी टीचरों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता, कैसे पढ़ाना, कैसे क्या करना है, टीचरों को कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता कहां पर मिलती है, फिनलैंड। और फिनलैंड की जो शिक्षा व्यवस्था है आपके एग्जाम में आ सकती है और पूछी जा सकती है, और इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि आ सकती है और आपको पता भी वैसे होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं कि अगला भी जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग जरूर करेंगे, जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 रहेगा मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम और ई लर्निंग। देखो, मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम का मतलब होता है कि आप जो सीख रहे हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ाई हो रही है उसको बोलते हैं। ठीक है, मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम। ठीक है, यानी आप फिजिकली नहीं पढ़ रहे हैं, यानी वहां जाकर के आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जैसे आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, ठीक है, तो रेगुलर नहीं है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग में है, उसी को हम बोलते हैं मुक्त एवं दूरस्थ। मुक्त का मतलब यानी फ्री है, फ्री मतलब यहाँ पर जो मुक्त शब्द आता, मुक्त का मतलब फ्री। ठीक है, तो फ्री का मतलब क्या कि आपकी समय की बंदिश नहीं है। ठीक है, इग्नू में जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ना तो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा है। ठीक है, तो मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम क्या होगा, यानी क्या हो कि मुक्त का मतलब होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं फ्री। फ्री का मतलब क्या कि समय की बंदिश नहीं है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, ये ऐसा नहीं है। दूरस्थ का मतलब होता है या आप दूर पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, ऐसा थोड़ी है। दूरस्थ का मतलब कैसे हो गया कि आप टच में नहीं है, यानी आपको किताबें दी गई, आपको चीजें दी गई, आप क्या पढ़ रहे हैं। और ई लर्निंग का क्या मतलब होता है, ई अधिगम का क्या होता है, ई अधिगम का सिंपल सा मतलब है कि आप इंटरनेट के जरिए जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसको हम लोग ई अधिगम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे ई अधिगम को लेकर के, ई अधिगम क्या होता है, और इसमें बात करेंगे एम अधिगम, यू अधिगम, ये सब ई अधिगम। जैसे मोबाइल मैप पर होता ना ई अधिगम, देखने तुम सब लोग जो मोबाइल में पढ़ रहे हो क्या सब ई अधिगम है। मोबाइल में जैसे इग्नू वाले ने पीडीएफ डाउनलोड कर दिया, जैसे मैं पीडीएफ निकाल करके आप सबको पढ़ा रहा हूं, ये सब मोबाइल ऐप में ई अधिगम ही है।
ठीक है। आप अभी जो मेरी क्लास पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब भाई मेरे ई अधिगम ही है। इंटरनेट के जरिए आप पढ़ाई कर रहे हैं ना। ई अधिगम के लिए कह सकते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, जैसे स्वयं गवर्नमेंट भारत सरकार की है। इसी प्रकार से यानी ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसी को हम बोलते हैं ई अधिगम, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। और भैया ऑनलाइन एजुकेशन का क्या हानि है, क्या लाभ है, सबको पता ही है। जैसे अगर हम लोग बात करें ई अधिगम के लाभ बताओ, ई अधिगम का बहुत सारा लाभ है कि आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, जाना नहीं पड़ता है, समय बचता है, ये सारी चीजें ई अधिगम में है थी। ये ई अधिगम का लाभ है। अगर हम लोग बात करें ई अधिगम की हानि क्या है, तो ई अधिगम में बहुत सारी हानियां भी होती हैं कि व्यक्ति इसमें एक प्रकार से डिसिप्लिन नहीं रहता, आदमी में होता होगा ना, डिसिप्लिन नहीं है, कोई समय की बंदिश नहीं, तो सोचता कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, पढ़ नहीं पाता, पेपर आ जाता तब पढ़ता है। ई अधिगम में दिक्कत ये होती है कि आप जो पढ़ रहे हैं, कई बार होता कि हम किसी दूसरी साइट पर चले जाते हैं, बीच में हम समय ले लेते हैं, ठीक है। ई अधिगम में हो सकता है कि आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, फोन दे दिया, वो पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, कहीं कुछ और देखने लग जाता है, ऐसा भी होता है। यानी ई अधिगम यानी ऑनलाइन एजुकेशन के क्या लाभ है, हानि, इसी को हम लोग यहाँ पर ई अधिगम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ई अधिगम कहाँ होता, मोबाइल लैपटॉप में सब जो भी पढ़ाई लिखाई हो रही भाई मेरे, सब ई अधिगम ही है, ठीक है। यानी इंटरनेट पर जो एजुकेशन हो रही सब ई अधिगम में आता है। लाभ है, आप इसको ऑनलाइन एजुकेशन तो आप जानते हैं, जैसे अभी मैं आपको क्लास, आपको देखो ई अधिगम का लाभ ही तो है, इग्नू में जो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ ई अधिगम के जरिए ही संभव हो पा रहा है, ठीक है। अगर ई अधिगम नहीं होता तो शायद हो भी नहीं पाता, ऑनलाइन एजुकेशन होती हो भी नहीं पाता। ये लाभ है कि मैं पढ़ा देता हूँ, आप लोग पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है। और मुफ्त ओपन डिस्टेंस लर्निंग में हो जा रहा है, ठीक है। पहले ओपन डिस्टेंस लर्निंग में जब बच्चे पढ़ते थे तो भाई उनके लिए वो ऐसे थोड़ी था, व्हाट्सएप में क्या बोलते हैं, यूट्यूब में जा करके सर्च कर लिया और अब क्लास पढ़ ली, किसी का वीडियो देख लिया, पेपर जाके लिख दिया, नहीं होता आता था। वो तो किताब इग्नू वाले देते, वही पढ़ के जाते थे बेचारे, ठीक है। लेकिन आज ये आसान हो गया, ई अधिगम में क्या हो गया कि आप आकर के ऑनलाइन आकर के किसी की क्लास ले सकते हैं, किसी की क्लास कर सकते हैं। ये भाई फायदा है ना, ये बहुत फायदा हो रहा है। इसका हानि क्या हो रहा है, इसका हानि हो रहा कि बच्चे सिर्फ क्लास पर डिपेंडेंट है, यानी वो खुद किताब खोल करके नहीं देखते, ये हानि है। वो किताब खुद पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता, कोई पढ़ाने वाला नहीं होता था, जब यूट्यूब नहीं होता रहा था तब क्या वो बेचारे खुद पढ़ते, किताब उताब खोलते थे, उसको किसी तरह समझते थे और चीजों को करते थे। तो आज वो खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वीडियो जा करके देख लेते हैं, यानी वीडियो उनके लिए जैसे रील घुमा रहे, वो इस टाइप से वो देख लेते हैं, ताजा ताजा देख करके जाके पेपर लिख दे, काम हो जा रहा है। यानी वो सिर्फ ताजा ताजा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, उनको बाद में उनको कुछ नहीं पता है, ये मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ई अधिगम के बहुत सारे लाभ हैं, ई अधिगम की बहुत सारी हानियां भी हैं। और ये अधिगम कह सकते हैं लैपटॉप में, मोबाइल में जो पढ़ाई वढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई रही, ये भाई मेरे सब ई अधिगम ही होता है। एम अधिगम मोबाइल अधिगम होता है, मोबाइल के जरिए जो पढ़ाई लिखाई हो रही उसको हम एम अधिगम कहते हैं। अधिगम मतलब सिंपल सा है, सीखना, पढ़ना, वही सीखना होता है, ठीक है। मुक्त शैक्षिक संस्थान क्या होते हैं, मुक्त शैक्षिक संस्थान ओपन डिस्टेंस लर्निंग में जो जैसे आप लोग इग्नू में पढ़ रहे हैं, मुक्त एवं दूरस्थ ही है शिक्षा है, ठीक है। और ई अधिगम आ जाता भैया इंटरनेट के जरिए जो सारा पढ़ाई लिखाई हुई। आज देखो बड़ी बड़ी एग्जाम की जो तैयारी होती है, जैसे एसएससी है, रेलवे है, वहां पर क्या होता है, सब ई अधिगम ही हो रहा है। इंटरनेट के जरिए ही सारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ई अधिगम। खास तौर से कोरोना के बाद से अगर आप देखेंगे तो ई अधिगम में बहुत ज्यादा बढ़ावा हमारे देश में मिला, देखा होगा ना, खास तौर से ऑनलाइन जो शिक्षा व्यवस्था उसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो गया। तो ये ई अधिगम है। आप लोग मुझे लगता है ई अधिगम को अच्छे से समझ गए, तो आप इसको बना करके अच्छे से लिख सकते हैं। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे इग्नू में आप लोग पढ़ते हैं तो भाई किस टाइम की बंदिश नहीं, दूरस्थ का मतलब होता है कि आप डेली नहीं जा रहे हैं, टीचर से डेली मिलने, इसलिए दूरस्थ हो गया। और ई अधिगम का मतलब ऑनलाइन में जो भी पढ़ाई लिखाई हुई सब ई अधिगम होता है। तो ई अधिगम के लाभ आ सकते हैं आपके एग्जाम में, हानि आ सकती है। ई अधिगम आपसे पूछा जा सकता है, ई अधिगम में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। भाई मोबाइल यूज होता है ई अधिगम में, जिसमें पीडीएफ आती लोग पढ़ते हैं। भारत सरकार ने भी स्वयं प्रभा चला रखा है, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जो खास तौर से लोगों ने बनवा रखा है ना। देखो एसएससी रेलवे लोग जो तैयारी कराते हैं, उन्होंने अपना मोबाइल लॉन्च कर रखा है, वहां पर जाकर के क्या कर रहे हैं, लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या आती हैं, ई अधिगम के अंतर्गत ही आती हैं। और ई अधिगम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ई अधिगम पेपर में आ सकता है। एम अधिगम मोबाइल है, ठीक है, ठीक है। यू अधिगम क्या है, यूट्यूब,
ठीक है। यूट्यूब पर जो पढ़ाई हो रही है सारा वो जो अधिगम हो रहा है वो यू अधिगम है, ठीक है। ये खास तौर से इंटरनेट पर एम अधिगम मोबाइल में जो पढ़ाई लिखाई हो रही है ऑनलाइन हो रही है। यू अधिगम मतलब होता है कि यूट्यूब में जो हो रही है उसको कह सकते हो। और ई अधिगम के लाभ आ सकते हैं, हानि आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इसको ऑनलाइन में जो पढ़ाई लिखाई हो रही है आप इसको वैसे आसानी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 रहेगा शिक्षा में समावेशी अभ्यास, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे खास तौर से समावेशी शिक्षा की बात करने जा रहे हैं। और समावेशी शिक्षा में एक चीज बेसिक मैं आपको बता देता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। समावेशी शिक्षा हम लोग उसको कहते हैं जिसमें सामान्य विद्यार्थी, क्या इस शब्द याद रखिएगा, जिसमें सामान्य विद्यार्थी और जिसको हम बोलते हैं जो विकलांग है, जिसको बोलते हैं विकलांग शब्द मत लिखना पेपर में, वहां पर लिखना दिव्यांग। क्या लिखोगे? दिव्यांग विद्यार्थी, ठीक है। यानी सामान्य विद्यार्थी और जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनको सुनाई नहीं देता या बोल नहीं पाते हैं या हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, ये सब दिव्यांग विद्यार्थी। यानी सामान्य विद्यार्थी और दिव्यांग विद्यार्थियों को दोनों को मिला करके जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, जिस शिक्षा व्यवस्था में बात की जाती है, यानी सामान्य विद्यार्थी और दिव्यांग यानी जो हैंडीकैप है जिसको विकलांग कहते हैं, दोनों जब साथ में पढ़ रहे हैं, दोनों जब साथ में एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं समावेशी शिक्षा, ठीक है। दोनों को समावेशी, ये क्या है? समावेशी शिक्षा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सामान्य विद्यार्थी को और दिव्यांग को अगर हम लोग एक साथ नहीं पढ़ाएंगे तो क्या दोनों में तालमेल नहीं बैठता। आप समझ रहे हैं? दिव्यांग विद्यार्थी को अगर आपने अलग क्लासरूम है या अलग उनके लिए विद्यालय खुला है और जब वो पढ़ लिख करके आते हैं समाज में, सोसाइटी में आते हैं, तो सामान्य व्यक्तियों के साथ उनका जो मेल जोल है, जो बातचीत है, वो वैसी नहीं रह पाती है, ताकि सामान्य विद्यार्थी और दिव्यांग विद्यार्थियों में एक प्रकार से संपर्क बना रहे, बातचीत बना रहे। यानी वो सामान्य विद्यार्थियों के लिए कोई ऐसी चीज ना हो जाए, ऐसी वस्तु ना हो जाए, जैसे चिड़ियाघर में जाकर के हम लोग बंदर देखते हैं, कोई अजीब चीज हमने देख ली हो, ऐसा बात ना रह जाए। सामान्य विद्यार्थी और दिव्यांग विद्यार्थी अगर साथ में रहेंगे तो इससे क्या होगा कि समाज में एक प्रकार से उनको भी सामान्य बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाए, सामान्य इसकी हम लोग इसीलिए भाई बात की जाती है समावेशी शिक्षा की, ठीक है, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ना, यानी जब एक रूपता की बात की जाती तो हम उसको कह रहे हैं समावेशी शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा जिसमें सबको एक रूप माना जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दिव्यांग विद्यार्थी तो तुम अलग उसको मान ही नहीं हो। एक रूपता की बात कहां की जाती है? समावेशी शिक्षा एक रूपता की बात करता है, ठीक है। जैसे एक चीज और होती है, जैसे मान लो भाषा को लेकर के बहुत सारी विविधता है। देखा होगा ना कि हमारे देश में कई सारी भाषाएं हैं, कई सारी जातियां हैं, कई सारे धर्म हैं, तो भैया उनको अलग अलग मत मानो, बल्कि समान रूप से जब शिक्षा दी जा रही है, समावेशी शिक्षा है। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। देखा होगा ना हमारा देश भाई विविध विविध जातियों का, विविध विविध धर्मों का है, तो उसमें बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी संस्कृति है, कल्चर है, तो इनको अलग अलग नहीं बल्कि एक सामान्य रूप से मान करके ये कह सकते हैं कि एकता की बात, यानी इसी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं समावेशी की, ठीक है। तो यहाँ जो समावेशी है उसका कह सकते हैं एक प्रकार से एक रूपता की बात करता है, एक जैसे, ठीक है। जेंडर के आधार पर देखा होगा भाई महिलाओं पुरुषों में बहुत ज्यादा हमारे देश में भेदभाव किया जाता है, तो उस भेदभाव को मत रखो। लड़कियों के लिए अलग विद्यालय खोलने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है, बल्कि लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए अलग विद्यालय खुला हुआ। तो इससे क्या कि समाज में एक प्रकार से कह सकते हो कि जेंडरीकरण बहुत हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि लड़का लड़की दोनों अलग अलग एक प्रकार से, इस बात को हम लोग कह रहे हैं ना। यानी इन सब बातों को कौन सी बात करती है? समावेशी शिक्षा, यानी सभी को एक रूप से जब शिक्षा प्रदान की जाए, खास तौर से दिव्यांग बच्चे हो, सामान्य बच्चे हो, भाषा के आधार पर विविधता जरूर हो, लेकिन सबको एक रूप में जब शिक्षा दी जा रही है, वो चीज क्या बता रही है? समावेशी शिक्षा, ठीक है। और ये समावेशी शिक्षा की आवश्यकता भी है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ताकि एक रूपता रहे, ठीक है। ऐसा ना रहे कि दोनों अलग अलग हो जाएं या उनमें किसी प्रकार का तालमेल बाद में ना बन सके,
ठीक है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है? देखो, विविध जबकि एक संपत्ति है, यह प्राय व्यक्तियों के बहिष्कार की ओर ले जाती है। एक लोकतांत्रिक देश में समावेश आवश्यक है। इस शिक्षा इसे प्रभावी लागू रूप से सर्वोत्तम तरीका। जब हम एक समावेशी समाज के बारे में सोचते हैं तो हमारे समाज के बारे में सोचते हैं जहां सभी को महत्व दिया जाए, सम्मान दिया जाए, स्वीकार किया जाता है, समान अवसर दिए जाते हैं, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, इसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी के एक साथ हो, चाहे सामान्य बच्चा हो, चाहे दिव्यांग बच्चा हो, यानी किसी आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है, सबको एक समान शिक्षा दी जा रही है, सबको एक साथ पढ़ाया जा रहा है। वो बात कौन करती? समावेशी शिक्षा की। समझ रहे हो? किसी के लिए अलग स्कूल खोलने की जरूरत नहीं कि लड़कियों का अलग स्कूल खोल गया, दिव्यांगों के लिए अलग स्कूल खोल दिया, अलग अलग जातियों के लिए तुमने स्कूल खुलवा दिए। ऐसा नहीं करना है। सभी को एक समान शिक्षा अगर आप दे रहे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, उसी को हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? समावेशी शिक्षा कही जा रही है। आप लोग समझ रहे हैं? समावेशी शिक्षा का सिद्धांत वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेशन लीडर्स एजुकेशन एक्सेस एंड क्वालिटी में अपनाया गया है। वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में यानी एक ऐसी प्रणाली समावेशी, यानी समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो सोचने के वातावरण में सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने, यानी समावेशी शिक्षा भेदभाव को समाप्त करने की बात करती है। ठीक है भाई, जो भेदभाव हो उनमें समाप्त करो, बाधाओं को दूर करो और सभी को एक समान और एक बराबरी से शिक्षा की बात कौन करता है? समावेशी शिक्षा बात करती है। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव मत कीजिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो सामान्य विद्यालय में अन्य विद्यार्थियों के साथ एक समय ही एक पाठ्यक्रम का पालन करते हुए एक ही कक्षा में सभी को पूर्ण स्वीकृत एक साथ विद्यार्थियों में भेदभाव ना, यानी सबको एक जैसा सिलेबस पढ़ाना है, सबकी एक जैसी किताबें होंगी, सबको यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सबको एक जैसा ही, यानी वही हमने बात किया ना कि एक रूपता की बात की गई, एक रूप जैसी शिक्षा सबको मिल रही है। वो कह सकते हो कि यहां पर आए, यही हमारी क्या है भाई मेरे? समावेशी शिक्षा है। इसमें दिक्कत क्या आ जाती है कि समावेशी शिक्षा कई बार जब दी जाती है तो सभी के लिए एक जैसी शिक्षा नहीं हो पाती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, एक बात बताओ भाई कि एक टीचर सभी को शिक्षा दे रहा, हो सकता कि कोई शरीर से कमजोर हो, कोई दिखने में दिक्कत हो, किसी को चलने में दिक्कत हो। ठीक है, तो सबके लिए समावेशी शिक्षा, इसलिए समावेशी शिक्षा में बहुत सारी बाधाएं की भी हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा तो अच्छी तो है लेकिन समावेशी शिक्षा देने में समस्या भी बहुत खड़ी है। ठीक है, मान लीजिए समावेशी शिक्षा आप दिलवा रहे हैं और मान लो किसी बच्चों को दूर का नहीं दिख रहा और टीचर खड़ा होकर के ब्लैक बोर्ड पे जो लिख रहा है तो भाई जो बच्चों को दिखाई नहीं देता वो कैसे पढ़ेगा जी? ठीक है, किसी बच्चों को कम सुनाई देता वो कैसे पढ़ेगा? ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में बाधाएं भी बहुत हैं, लेकिन समावेशी शिक्षा एक प्रकार से कह सकते हो किसी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में बात कर रही है। आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है भाई, लड़का लड़की में भेदभाव ना हो, भाषाओं को लेकर के भेदभाव ना हो, जाति को लेकर के भेदभाव ना हो, इस सबको एक समान पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, इसकी बात कौन करता? समावेशी शिक्षा करती है। आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन भी है, समावेशी शिक्षा में कौन कौन सी बाधाएं आती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। समावेशी शिक्षा आपको पता होनी चाहिए। साथ में समावेशी शिक्षा में कौन कौन से अवरोध हैं, क्या दिक्कत थी? व्यवहार संबंधी अवरोध होता, भाई सबके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता ना। ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा होगा पढ़ने में बहुत तेज है, कोई बच्चा होगा पढ़ने में बिल्कुल उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो भाई सबके साथ कैसे कर पाओगे ना? हो सकता ना किसी को कम दिखाई दे रहा है, किसी को कम सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो कैसे चलाओगे समावेशी शिक्षा? तो यानी समावेशी शिक्षा में क्या है कि कह सकते कि कई सारी बाधाएं और अवरोध और दिक्कतें भी हम लोगों को देखने को मिलती है। जो अशक्त बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए कैसे यहां पर समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में भौतिक अवरोध भी है। ठीक है, भौतिक अवरोध क्या है कि सभी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, या सभी के पास भाई कमरे की उचित व्यवस्था नहीं है, सभी का घर बराबर नहीं है, सभी के पास संसाधन नहीं, सभी के पास धन बराबर नहीं, तो समावेशी शिक्षा सबको कैसे मिल पाएगी? तो ये भी समस्या थी। पाठ्यक्रम, भाई सबके लिए एक जैसा पाठ्यक्रम नहीं बन सकता है, समझ रहे हो? सबको एक जैसी नहीं पढ़ाया जा सकता, सबके लिए सबकी समझ अलग है, सबकी सोच अलग है। तो समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती ना। शिक्षक, भाई ऐसा कोई शिक्षक नहीं जो सबको एक साथ पढ़ा दे, भाई उसमें
कह सकते हैं कि विकलांग और दिव्यांग सब हैं, और नॉर्मल बच्चे भी हैं, जाति लिंग का कोई भेदभाव ही नहीं है, लड़की लड़के सब पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कई बार शिक्षक को पढ़ाने में समस्या, तो ये क्या है, समावेशी शिक्षा में इस प्रकार की समस्याएं कह सकते हो कि आती है। भाषा और संचार में आती है, वही अलग अलग भाषा के स्टूडेंट हैं और आप शिक्षा किस मीडियम में देंगे ना, तो ये भी समस्या खड़ी है ना। देखा होगा ना हमारे देश में कहाँ समावेशी शिक्षा ना, अरे जब आपने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बना दिया तो समावेशी कहाँ है, समावेशी रही नहीं की। तो समावेशी शिक्षा की बातें करती है कि सभी को एक समान एक रूप से जब शिक्षा मिले, ये समावेशी शिक्षा है। इसलिए समावेशी शिक्षा में हम लोग बात करें कि बाधाएं बहुत है ना, भाषा की बहुत बड़ी बाधा भाई समस्या ना। और किसी को गुजराती आती है, किसी को मराठी आती है, किसी को बंगाली आती है, किसी को पंजाबी आती है, उनको बोलोगे सबको समावेशी शिक्षा देना तो कैसे दे पाओगे, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए समावेशी शिक्षा में बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। भाषा को लेकर के आती है, बहुत सारे हमारे समाज में भेदभाव भी बहुत है। देखो ना हमारे समाज में जाति के आधार पर बहुत सारा भेदभाव है, छोटी जाति का है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या थी ना। तो वहां पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो समावेशी शिक्षा देने में इस प्रकार की बाधाएं, सामाजिक आर्थिक कारक भी, भाई सभी की सामाजिक स्थिति बराबर नहीं है, सभी की आर्थिक स्थिति रुपया पैसा नहीं है भाई, कोई किसी के घर वाले अमीर हैं, किसी के घर वाले गरीब हैं, किसी के यहाँ पर 10,000 कमाया जाए और किसी के यहाँ पर महीने का 10 लाख कमाया जाता है, ठीक है। तो सबको एक समान समावेशी शिक्षा देने में समस्या खड़ी होती है, सभी का स्वास्थ्य एक जैसा नहीं है, ठीक है। इसलिए समावेशी शिक्षा में कई सारी बाधाएं भी हम लोग देखते हैं और ये सारी बाधाएं समावेशी शिक्षा में आती हैं। तो समावेशी शिक्षा क्या है और समावेशी शिक्षा में कौन कौन सी बाधाएं, इस टाइप के क्वेश्चन कह सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आ सकता है और आपसे पूछा भी जा सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 रहेगा शैक्षिक शोध का परिचय, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे शैक्षिक शोध का वर्गीकरण कैसे किया गया है, ठीक है। शैक्षिक शोध का मतलब होता है कि शिक्षा को लेकर के जो रिसर्च होती है अलग अलग क्षेत्रों में, उसी को हम बोलते हैं भाई मेरे शैक्षिक शोध। शिक्षा में क्या परिवर्तन लाना है, क्या चेंज लाना, कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, इसी को हम लोग कहते हैं शैक्षिक शोध, ठीक है। यानी पढ़ाने को लेकर के जो रिसर्च होती है, तभी तो पढ़ाने का तौर तरीका बदलेगा, तभी तो किताबें बदलेंगी, तभी तो बुक बदलेगी या क्लासरूम का माहौल बदलेगा। इसके लिए समय समय पर क्या होती है, रिसर्च होती रहती है कि भाई क्या किया जाए ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें, इसी को बोलते हैं शैक्षिक शोध, ठीक है। तो शैक्षिक शोध कैसा कैसा होता, किस किस आधार पर होता, इसी को हम लोग बात करेंगे। और शैक्षिक शोध में जैसे मात्रात्मक शोध, गुणात्मक शोध, ये सब क्या होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि शैक्षिक शोध को लेकर। देखो शैक्षिक शोध दो शब्दों से मिलकर बने, शिक्षा और शोध। शिक्षा शब्द का व्यापक अर्थ है, शिक्षा का अर्थ है देना मुश्किल और कठिन है, लेकिन फिर भी हम शिक्षा शब्द लैटिन के इसकी शिक्षा को एजुकेशन बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है सूरत या आकार। मानव के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ है समाज की इच्छा अनुसार मानव व्यवहार में परिवर्तन करना। देखो शिक्षा क्या करती है, मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करती है। कौन करती है भाई, शिक्षा करती है। वहीं दूसरी ओर शोध यानी रिसर्च फ्रांसीसी शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता सूक्ष्म रूप से खोजना। शोध का मतलब क्या था, शोध को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं भाई रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खोजना या जानना, ठीक है। इस प्रकार शैक्षिक शोध एक ऐसी वैज्ञानिक तरीका, क्या शैक्षिक शोध कह सकते हो, क्या बोला मैंने, शैक्षिक शोध एक ऐसा वैज्ञानिक शोध या एक ऐसा तरीका है जो मानव व्यवहार को बदलने या आकार देने का प्रयास करता है। शैक्षिक शोध क्या करता है कि मानव के व्यवहार को जानता है, उसको बदलने का और उसको नया आकार देने का प्रयास जो करता है, वही शैक्षिक शोध है। शैक्षिक यानी शिक्षा को लेकर के जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, जितने भी शोध हो रहे हैं, ताकि मानव व्यवहार को जाना जा सके और मानव व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। दूसरे शब्दों में शैक्षिक शोध के क्षेत्र में जांच की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विधि, सिद्धांत और मूल नियमों के रूप में ज्ञान के क्षेत्र का सृजन किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में मानव व्यवहार को बदलने। यानी शैक्षिक शोध क्या करता है, एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि मानव के व्यवहार को जानना और मानव के व्यवहार को बदलने का जो प्रयास किया जाता है, उसी को हम लोग यहाँ कह रहे हैं, क्या है भाई, शैक्षिक शोध कहा जा रहा है। क्या है, इस शब्द से स्पष्ट अर्थ को जानने, किसी एक परिभाषा में पहुंचने से पहले शिक्षाविदों ने कई सारी परिभाषा दी। शैक्षिक शोध कह सकते कि एक प्रकार से
इस प्रकार की हम लोग रिसर्च करें, शोध करें, जिससे मानव के व्यवहार में परिवर्तन आकर, और वो भी शिक्षा के जरिए। शिक्षा में जब नए नए शोध होते हैं ताकि मानव के बातचीत करने का, यानी उसके जो डिसीजन है, उसके जो फैसले हैं, उसमें परिवर्तन है, उसके सोच में, उसको समझदारी में, वो क्या होता है, शैक्षिक शोध होता है। शैक्षिक शोध क्या करता है, शिक्षा में जो समस्या उनको हल करने का प्रयास। देखो एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा व्यवस्था में जो समस्या, भाई शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उन सारी समस्याओं को हल करने का प्रयास कौन करता है, समाधान कौन करता है, शैक्षिक शोध करता है। शैक्षिक शोध प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोतों का, शैक्षिक शोध में क्या करते हैं हम, लोग आंकड़े इकट्ठा करते हैं, और आंकड़े इकट्ठा करके शिक्षा में जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ये पूरा है शैक्षिक शोध है। खास तौर से शैक्षिक शोध इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक शोध क्यों किए जाते हैं, ताकि ज्ञान को बढ़ाया जा सके। खास तौर से ज्ञान का सृजन, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो, इसलिए शैक्षिक शोध होता है। भाई ज्ञान का, समस्या का समाधान करने के लिए शैक्षिक शोध होते हैं, यानी जो भी समस्याएं हैं, समाज में समस्याएं हैं, एजुकेशन सिस्टम में समस्याएं हैं, ठीक है, या भ्रष्टाचार है, करप्शन है, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए शैक्षिक शोध होता है। भाई कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, विषम परिस्थितियों में समस्या का समाधान, कोई ऐसी परिस्थिति जिस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, उसके लिए शैक्षिक शोध किए जाते हैं। ठीक है, भावी शोधार्थी परीक्षण, जिसे अगर किसी को आगे रिसर्च करना सीखना है तो व्यक्ति भी शोध करता ताकि वो लोग सीख सकें। इस प्रकार से शैक्षिक शोध कहाँ कहाँ किए जाते हैं, खास तौर से शैक्षिक दर्शन में, यानी जैसे शैक्षिक शोध दर्शन कौन सा, जैसे भाई अरस्तु है, प्लेटो है, स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी हैं, ये कुछ प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। इन्होंने शैक्षिक शोध किया, भाई शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो कैसे नहीं हो, इन लोगों ने किया होगा ना, तुम सबने देखा होगा ना। इस प्रकार से शैक्षिक शोध होता है। तो शैक्षिक शोध जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पेपर में पूछा जा सकता है। शैक्षिक शोध की प्रक्रिया, शैक्षिक शोध कैसे किया जाता है, तो भाई सबसे पहले समस्या जानो कि देखो, जैसे मुझे अगर शैक्षिक शोध करना है तो मैं सबसे पहले देखूंगा भाई शिक्षा यानी समस्या क्या, समस्या को जानो, फिर उसके बारे में समझो, पढ़ो, ठीक है, और उसको दूर करने का प्रयास करने के लिए आपको एक शोध कैसे करना है, रिसर्च कर, उसकी पूरी तैयारी की जाती है। ठीक है, और शैक्षिक शोध करते समय आंकड़े तैयार किए जाते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और फिर अनुमान लगाया जाता है इस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा। इस प्रकार से क्या होते हैं, शैक्षिक शोध किया, और हर शैक्षिक शोध का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, हर शैक्षिक शोध जो होते हैं उद्देश्य पर आधारित होते हैं, यानी वो समस्या का समाधान करते हैं, कह सकते हो, या ज्ञान को इकट्ठा करने का प्रयास करता है। कौन करता है, शैक्षिक शोध करता है। समझ रहे, ये सारी बातें कौन करता है, शैक्षिक। आधारभूत शोध होता है, यानी कोई किसी को आधार बना करके, किसी को बेस बना करके शैक्षिक शोध होता है, जैसे मशीन के जरिए, उपकरण के जरिए, डिजाइन के जरिए, या कोई नंबर के जरिए, अंकों के जरिए, इस प्रकार चीजों से लेकर के शैक्षिक शोध होते हैं, किए जाते हैं। और शैक्षिक शोध का मुख्य उद्देश्य है व्यवहारिक शोध होता है, यानी ये कोई ऐसा नहीं बैठे बैठा हो जाता, बल्कि ये लोग फील्ड में जाकर के क्या करते हैं, शैक्षिक शोध करते हैं, ताकि मानव व्यवहार को जाना जा सके और मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए इस प्रकार के शैक्षिक शोध होते हैं। और किए आंकड़ों पर आधारित है शैक्षिक शोध, यानी इसमें आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, नंबर इकट्ठा किए जाते हैं, उस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि लोगों में बदलाव कैसे आ सकता है या परिवर्तन कैसे आ सकता है। ये शैक्षिक शोध है। शैक्षिक शोध इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में भाई मेरे पूछा भी जा सकता है और इसके आने के चांसेस भी ज्यादा ही रहते हैं। इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, आएगा जरूर, देखिएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ पूछे। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा, शोध की प्रक्रिया। ठीक है, यानी कोई भी जब शोध किया जाता है उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो देखो कोई भी अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हो, शोध कर रहे हो, तो भाई शोध में सबसे पहले क्या शामिल होता है, आपका उद्देश्य होता है कि आप शोध क्यों करना चाहते हैं ना। कि जैसे मान लीजिए कि मैं शिक्षा को लेकर के कोई शोध करना चाहता हूं, ठीक है, मैं सामान्यता बता रहा हूं, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपका उद्देश्य होता है, आप शोध क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप किस विषय पर शोध करते हैं। दूसरा क्या होता है, आपका विषय होता ना कि भाई मुझे इस विषय पर शोध करना। आप दूसरा क्या, आप अपना सब्जेक्ट लेंगे शोध करने के लिए, और शोध करने के लिए आपको फिर क्या बना देते हैं, आप शोध करने के लिए कौन सी विधि लेंगे। विधि भी होती ना भाई, आपको कौन सी विधि से आपको या कौन सी तकनीक के जरिए आपको शोध करना है। तो शोध में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। शोध में हम लोग क्या करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, आंकड़े इकट्ठा जब हो जाते हैं शोध करने के बाद, तब हम लोग उसका निष्कर्ष निकालते हैं। शोध में ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शोध में सबसे पहले क्या होता है, उद्देश्य है। क्या है जी,
उद्देश्य है कि आप किस उद्देश्य से पहले हेडिंग बनाओगे, उद्देश्य है भाई। शोध में सबसे पहले उद्देश्य है ना कि मैं शोध क्यों करना चाहता हूं, मेरे शोध करने का कारण क्या है, उद्देश्य होगा। दूसरा हम लोग जो लोग शोध करते हैं, दूसरा विषय हम लोग चुनते हैं, किस विषय पर शोध करना है, क्या विषय चुनते हैं कि भाई मुझे इस विषय पर शोध करना है। तीसरा हम लोग क्या करते हैं कि जिस हमने विषय को चुना है उस विषय के बारे में लोग क्या करेंगे, खोज करेंगे, यानी उसको आप लोग रिसर्च करें, यानी हम लोग इसमें विधियां यूज करेंगे। यानी विषय तो हमको मिल गया, तो उस विषय में जो शोध करना है तो उसके लिए हम लोग विधियां होती हैं, कौन कौन किस विधि से आपको शोध करना है, कौन सी विधि, आप किस विधि को, भैया आप डायरेक्ट फील्ड में जाएंगे या आप ऑनलाइन आंकड़े इकट्ठा करेंगे, समाचार पत्रों से इकट्ठा करेंगे, हम लोग विधि करते हैं। और शोध करने के लिए हम लोग कई सारी तकनीक यूज करते हैं, किस तकनीकी का आप यूज करना है, ठीक है। कि भाई आपको जैसे मैंने बताया, आपको नॉर्मली आप लोग जाकर मिलेंगे, फील्ड में जो लोग जाकर के मिलेंगे, या आप किसी ने शोध कर रखा उसके भी आंकड़े आप इकट्ठा कर लेंगे। इस प्रकार से यानी शोध में हम लोग विधियां, कई सारी विधियों का यूज करते हैं, कई सारी तकनीक भी होती है ना। तकनीक में अगर आप देखोगे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको यूज करना है ना शोध करने के लिए, ठीक है। या आप ऑनलाइन के जरिए आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, ऑनलाइन में आप कुछ या जैसे वोटिंग करवाते लोग ना, लोगों का क्या मानना है, कई बार लोग शोध करते हैं जी, जाकर के फॉर्म भरवाते लोगों से, उनकी राय लेते हैं। कई बार अगर किसी को शोध करना है तो लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यू लेते हैं, छोटे छोटे इंटरव्यू लेते हैं, लोगों से जाके बातचीत करते हैं, ये भी होता ना। ये सब शोध की विधियां और तकनीक हैं, ठीक है। और शोध में जो भी आंकड़े इकट्ठा होते हैं, क्या होते हैं, शोध में जो भी हमारे पास आंकड़े आए हैं उसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई लोगों का क्या मानना है, इतने परसेंट लोग क्या मानते हैं, इतने परसेंट लोग क्या मानते हैं। तो लोगों की जो मान्यताएं होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्ष में लिखते हैं, और फिर अपना एक फाइनल रिजल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवेदना। तो हम लोग बताते हैं कि ये ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, और इन चीजों को ऐसे बदलना चाहिए। शोध जो होता है, शोध की ये पूरी प्रक्रिया होती है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका विषय क्या है, आप कौन की विधियां यूज करेंगे, कौन कौन सी तकनीक होगी, और भाई मेरे आंकड़े इकट्ठा हो गए तो मैंने कोई निष्कर्ष निकाल दिया और मैंने एक फाइनल बता दिया कि ऐसे ऐसे, इसी को बोलते हैं प्रतिवेदना लेखन। प्रतिवेदना लेखन का मतलब फाइनल आपने क्या निष्कर्ष आपका निकला है और फाइनल आपने क्या उसका समस्या का समाधान बताया है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिवेदना लेखन, ठीक है। तो कोई भी जो शोध होगा, शोध में ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वह शामिल ही होती हैं, ठीक है। समझ लो कि कोई भी व्यक्ति अगर शोध कर रहा तो ये सारी चीजें उसमें होंगी ही होंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट शोध की प्रक्रिया अगर आपको पता है तो आप इसको लिखना, शोध इंपॉर्टेंट हो सकता, पूछा जा सकता। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11वां क्या है, क्रियात्मक शोध। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है भाई मेरे, क्रियात्मक शोध आपके पेपर में आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्रियात्मक शोध आखिर होता क्या है और कैसे किया जाता है। शोध मतलब एक प्रकार की रिसर्च ही है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है। शोध की एक प्रक्रिया है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जो विशेषता शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के सुधार के लिए अपनाई जाती है। देखो शिक्षा व्यवस्था में जो परिस्थितियां हैं उनको बदलने के लिए कह सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं, क्रियात्मक शोध करते हैं, ठीक है। यह उद्देश्य साधन उन्मुख शोध होता है जो समूह में अथवा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। यानी जो क्रियात्मक शोध होता है, चाहे आप इसको ग्रुप में कर लो और चाहे आप अकेले कर लो। शब्दावली क्रियात्मक और तथा शोध इस विधि की आवश्यक विशेषताओं में विशिष्ट रूप से दर्शाता है। जहां क्रियात्मक का अर्थ है पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए अभ्यास में नए विचारों को अपनाना का परीक्षण करता है, वही शोध का अर्थ है कि समस्या का व्यवस्थित ढंग से समाधान। यानी क्रियात्मक शोध कह सकते हो कि वह शोध होता है शिक्षा व्यवस्था में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो शोध हो रहा, जो रिसर्च हो रही है, उसको हम बोलते हैं क्रियात्मक शोध। भाई शिक्षा व्यवस्था में एजुकेशन महंगी हो गई है, शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, शिक्षा व्यवस्था में जो भी चीजें हैं उसकी उन समस्याओं के समाधान के लिए जो शोध हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रियात्मक शोध कहते हैं। तो क्रियात्मक शोध आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कह सकते हो, ठीक है। और ये टॉपिक आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई क्रियात्मक शोध, इतना समझ गए। क्रियात्मक शोध क्या नहीं है, अधिकतर मामलों में जब हम शोध शब्द सुनते हैं तो हम पुस्तकालय परियोजना के बारे में सोचते हैं। हालांकि यह किसी समस्या का समाधान प्रत्यक्ष रूप से समस्या समाधान उपागम का प्रयोग करके नहीं करता, बल्कि दुविधा में जिसे
ध्यान की आवश्यकता होती है उसके बारे में क्रमबद्ध उपागम का प्रयोग करता है। यानी क्रियात्मक शोध एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि यह समस्या का समाधान तो करता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है। ठीक है, यानी समस्या का समाधान कैसे किया जाए यही सारी चीजें बताता है। क्रियात्मक शोध की क्या विशेषता है? क्रियात्मक शोध में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होती है भाई, वचनबद्धता होती है। क्या? कमिटमेंट जिसको हम बोलते हैं। क्रियात्मक शोध में पहला शब्द क्या है? कमिटमेंट, यानी वचनबद्धता क्रियात्मक शोध की पहली खासियत है। ठीक है, और समस्या केंद्रित है। प्रतिभागियों को इसे जानने और इसको दूर करने, विश्वास करने और अभ्यास का अवलोकन करने, नए उपागमों और प्रयत्न करने की बात होती है, वचनबद्धता होती है। क्रियात्मक शोध में दूसरा भैया सहयोग होता है। क्रियात्मक शोध प्रत्येक व्यक्ति योगदान देता है, प्रत्येक व्यक्ति का लाभ होता है, जिसका अर्थ है प्रतिभागियों के मध्य शक्ति का संबंध। यानी क्रियात्मक शोध में एक प्रकार से लोग कैलिब्रेट करके यानी एक दूसरे के जरिए करते हैं। क्रियात्मक शोध में चिंता है। क्रियात्मक शोध एक दूसरे पर विश्वास और अध्ययन की भूमिका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रियात्मक शोध में विचार बहुत होता है, यानी इसमें लोग विचार करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चुनौतियां आती, बहुत सारी चीज तकलीफें आती हैं, इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, चिंता करते हैं। विचार भी किया जाता है, जैसे बात करें ना, किसी के व्यवहार के विचारों का आकलन करना चुनौतीपूर्ण है भाई। किसी का, क्योंकि क्रियात्मक सोच होता है वो व्यक्ति में बदलाव की बात करता है, शिक्षा में जो समस्या उनकी समस्याओं को दूर करने की बात करता है, तो हम लोग इसमें विचार विमर्श करते हैं कि समस्या का समाधान कैसे होता है। और क्रियात्मक शोध हमेशा किसके लिए किया जाता है? ताकि परिवर्तन को लाया जा सके। और परिवर्तन जो है, क्योंकि परिवर्तन लाना बहुत कठिन है, परंतु प्रभावी शिक्षक बने रहने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। यानी क्रियात्मक शोध बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाज में परिवर्तन लाने के लिए, व्यक्ति में परिवर्तन लाने के लिए और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए क्रियात्मक शोध बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और क्रियात्मक शोध में जो बताया आप इतना तो जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 13 यानी चैप्टर नंबर 13वां क्या रहेगा? आंकड़ा संग्रहण के उपकरण और तकनीक। देखो, जब हम लोग शोध करते हैं ना, तो मैंने आपको बोला कि भाई मेरे हम लोग क्या करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं ना। तो आंकड़े कैसे इकट्ठा करेंगे भाई? आंकड़े इकट्ठा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं ना। परीक्षण करोगे तभी तो आंकड़े इकट्ठा होंगे। परीक्षण का मतलब होता है हम लोग, जैसे लेबोरेटरी नहीं होती है, ठीक है, उस प्रकार से हम लोग परीक्षण करेंगे। तो परीक्षण करके आप क्या कर सकते हैं, आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो भाई मैंने 5 चीजें रखी और 5 चीजें मैंने रखी, ठीक है, और 5 चीजों में मैंने कुछ चीज डाली, तो 2 चीजें गल गई और 3 चीजें नहीं गली, तो हमने नंबर, यानी परीक्षण के जरिए हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं। अगर हम लोग कोई शोध करते हैं, प्रश्नावली, लोगों से प्रश्न पूछ करके, ठीक है, जैसे मैंने 10 लोगों से क्वेश्चन पूछा, तो भाई 5 लोगों ने अलग बोला और 5 लोगों ने अलग बोला, तो इस प्रकार से आप आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं किसी चीज को माप करके। ठीक है, जैसे आप किसी चीज को नापते हैं ना, तो उससे भी आंकड़े इकट्ठा होते हैं ना। आंकड़े इकट्ठा करने के लिए हम लोग क्या, मापनी का यूज करते हैं किसी चीज को, जैसे हम लोगों को मापना है ना, इस प्रकार से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आंकड़े इकट्ठा। सूची बना करके, जैसे हम सूची नहीं बना लेते, लिस्ट बना लो, सूची बना लो, लिस्टिंग करके हम लोग आंकड़े इकट्ठा करते हैं ना भाई, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, इस प्रकार से हम लोग आंकड़े इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और परीक्षण जो करते हैं उसकी सूची बना लो। इन सब चीजों के जरिए हम लोग क्या करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं। और आंकड़े क्या करते हैं, शोध करते समय हम लोगों को आंकड़े इकट्ठा करना है, और आंकड़े इकट्ठा करने के लिए इन प्रकार के उपकरणों का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जब हम आंकड़े इकट्ठा करने के लिए कौन कौन सी तकनीक है भैया, सबसे बड़ी तकनीक है आंकड़े इकट्ठा करने के लिए साक्षात्कार, जिसको बोलते हैं इंटरव्यू। जाओ लोगों का इंटरव्यू लो, लोगों का साक्षात करो, इसके जरिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। यानी लोगों का इंटरव्यू लेकर के, लोगों से सवाल जवाब करके आप लोग बहुत सारे आंकड़े, जैसे मान लो भाई मुझे पूछना है कौन किस पार्टी को वोट देगा, तो मैंने 50 लोगों से पूछा, तो 30 लोगों ने एक पार्टी बोला, 20 लोगों ने एक बोला, तो मैं भैया बता दूं 30 लोग इस बोल रहे हैं 20, मतलब वो जीत जाएंगे। तो यानी आप साक्षात्कार करके, इंटरव्यू लेकर के क्या कर सकते हैं, आंकड़े ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि आप निष्कर्ष। दूसरा अवलोकन करके, अवलोकन का मतलब एक प्रकार से आकलन करके आप लोग भी क्या कर सकते हैं, आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। आंकड़े इकट्ठा करने की 2 ही तकनीक है, साक्षात्कार, यानी आप लोगों को इंटरव्यूज कीजिए, आप जितने ज्यादा इंटरव्यूज करेंगे उस आधार पे आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आंकड़े इकट्ठा कर पाएंगे, और आंकड़े आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, दूसरा का आप लोग क्या कर सकते हैं, अवलोकन करके। अवलोकन भी क्या है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसके जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि
ये एक बेस्ट तकनीक आप लोग कह सकते हैं कि क्या करेगा, अवलोकन करके भी हम लोग आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये आंकड़ों वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकता है। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेगा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 14 क्या है, आंकड़ों के स्रोत और इनका विश्लेषण। देखो हम लोग जो आंकड़े इकट्ठा करेंगे, आंकड़ों के स्रोत कहां से हैं भाई, होता प्राथमिक आंकड़े, यानी आपने अगर आपने कोई पहली बार चीज किया है तो उससे आपको आंकड़े इकट्ठा हो जाएंगे। गौण आंकड़े क्या होते हैं, यानी ऐसे आंकड़े, यानी आंकड़ों मतलब नंबर, ऐसे आंकड़े जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी बार अगर आप करेंगे तो आपको आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रात्मक आंकड़ा, दो गुणात्मक। मात्रात्मक यानी मात्रा नंबर में आएगा, ठीक है, और गुणात्मक यानी क्वालिटी की बात करता है। ठीक है, मात्रात्मक आंकड़े यानी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, और गुणात्मक यानी क्वालिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों के 2 ही प्रकार है, मात्रात्मक, ठीक है, और आंकड़ों का हम लोग क्या करते हैं देखो जितने भी आंकड़े हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास आंकड़ा आया है जी, ठीक है, कि शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन करना है, तो मैंने नंबर इकट्ठा किए, आंकड़े इकट्ठा किए, उसके आधार पर मैं क्या कर दूंगा, विश्लेषण कर दूंगा। क्या कर देंगे, विश्लेषण, और उसकी व्याख्या करते हैं हम लोग आंकड़ों को इकट्ठा करके। देखो कोई भी व्यक्ति जो शोध करता है, शोध करने के बाद उसके पास तमाम आंकड़े इकट्ठा होते हैं, और उन आंकड़ों को व्यक्ति क्या करता है, उसका विश्लेषण करेगा। ठीक है, 10 लोगों से बात किया है, 10 में से 8 व्यक्ति जो हैं वो कह सकते शिक्षा व्यवस्था को अच्छी मान रहे हैं, 2 व्यक्ति खराब मान रहा है, तो भाई शिक्षा व्यवस्था अच्छी बता दी जाएगी। 10 व्यक्ति जो कह रहे हैं कि भाई शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, तो भाई हम लोग 10 में से 8 लोगों ने बोला शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, इसका मतलब लोगों में मान्यता है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि भाई लोग शिक्षा व्यवस्था को करप्ट मान रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसका आकलन करते हैं। ठीक है, यानी शिक्षा व्यवस्था में जब शोध होता है तो उसमें आंकड़े जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई जो आंकड़ा निकल करके आया उसी को आपने एनालिसिस यानी विश्लेषण कर दिया। ठीक है, इतने परसेंट लोग ये मानते, इतने परसेंट लोग ये मानते, इतने परसेंट लोग इस बात को कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उनका समय समय पर हम लोग क्या करते रहते हैं, विश्लेषण भी करते रहते। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 15 क्या रहेगा, आंकड़ों का संगठन और आरेखीय निरूपण। देखो हम लोग जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं उनको हमें क्या करना, एक प्रकार से आरेख बना लेते हैं। आरेख का मतलब समझते हो कि ऊपर नीचे जैसे हम लोग बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 10% है, फिर 5% है, फिर 15% है, 15 जैसे हमने ये बनाया, फिर 5% है, यानी आंकड़ों का हम लोग आरेख बना लेते हैं। इसी आंकड़ों की आरेखीय निरूपण, और उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसका निकालते हैं भाई उसका क्या एक प्रकार से है क्या नहीं है। ठीक है, उसका विश्लेषण किया जाता है। देखो ठीक है, खास तौर से शिक्षा में जो शोध हो रहा है, क्या हो रहा है, जो आपने शोध किया और आपने क्या किया, आंकड़े इकट्ठा किए। आंकड़े इकट्ठा करने के बाद आप एक प्रकार से डायग्राम या पैराग्राफ चार्ट बना लेते हैं। तो चार्ट बना करके हम लोग क्या करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालने का लिए हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। इसी को आरेखीय यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आरेखीय काफी, अगर आप देखेंगे इसमें आपको पता भी चलेगा। देखो जैसे बना रखा ना, 25, 33, 36, 28, 35, 35, 25, ये क्या है, ये आंकड़े हैं। ये आंकड़ों को इन्होंने यहाँ इस प्रकार से लिख रखा है। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं ना, जैसे ये बना रखे ना, इसी की हम लोग बात करें। जैसे 20, 21, 23, 25, 25, 28, और बारंबारता कितनी बार है, वो 1 बार 2 बार। ठीक है, बता रहा 25 2 बार है। तो इस प्रकार से हम लोग आंकड़ों का क्या करते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं। जैसे एक अगर देखो ना भाई, जैसे मान लो 0 से 5 वर्ष है, 4 है, 5 से 10 है। इस प्रकार से आंकड़ों का हम लोग क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं या चार्ट बना लेते हैं, और उस चार्ट और टेबल बना करके आंकड़ों का हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, कितने परसेंट है ताकि लोग जो हैं आपके आंकड़ों के, आपके नंबर को आसानी से और बेहतर ढंग से कह सकते हैं, इसको समझ सकें। ठीक है, जो भी आंकड़े निकले हैं, जो भी नंबर निकले हैं, वो लोग आपको आंकड़ों को आसानी से, देखो इसी टेबल की मैं बात कर रहा था। देखो यहाँ पर जो बना है ये, या इसको बोलते हैं पैराग्राफ है जो बना रखा ना, इसको ही बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आंकड़ों को हम लोग बना लेते हैं ताकि समझ आ सके।
ठीक है। जैसे यहाँ पर आंकड़े हैं भाई 2017 में मानविकी में 56 है, विज्ञान में 78, वाणिज्य में। जैसे मान लो कि कोई कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज है जिसे मान लो आर्ट है, मानविकी मतलब आर्ट होता है, साइंस होता भी साइंस होता है, और एक होता कॉमर्स यानी वाणिज्य यानी कॉमर्स। तो 2017 में जैसे इसने बताया आर्ट साइड में 56 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया, विज्ञान में यानी साइंस में 78 और वाणिज्य में 70 बच्चों ने एडमिशन करवाया। 2018 में मानविकी में 56 से 58 हो गया, और विज्ञान में 78 से 80 हो गया, और वाणिज्य में 70 से 90 यानी 20, इसमें सीधा 20 प्लस हो गया। यहाँ पर 2 ही बढ़ाया भी, ठीक है। इस प्रकार से आंकड़े निकाल करके हम लोग उसको डायग्राम या पाई चार्ट के तहत बना लेते हैं, ताकि उन आंकड़ों का वर्गीकरण करना क्या हो जाए, आसान हो जाता है इन चीजों को करने से आंकड़े, इसलिए हम लोग ऐसे इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा इंपॉर्टेंट है। अगला मात्रात्मक आंकड़े, जो भी आपने आंकड़े निकाले, मात्रात्मक आंकड़ों का विश्लेषण कैसे किया जाए। मात्रात्मक जो आंकड़े हैं खास तौर से उसमें मध्य या मध्यिका, बहुलक, इस प्रकार से इनकी हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। तो मात्रात्मक आंकड़ों का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे मध्य क्या है, वितरण का माध्य सामान्यतः अंक गणितीय औसत के रूप में जाना, इसलिए इसे गणितीय मध्य के नाम से जाना जाता है। औसत, जैसे मध्य की गणना कैसे की जाती है, आंकड़े की सम्मति के रूप में, आंकड़े सतत हैं, आंकड़ों के अंतराल पर पैमाना प्रदर्शित करते हैं, बाद में संख्या की गणना की जाती है नमूने केंद्र ज्ञात करने पर। यानी जैसे यहाँ पर बता रखना, इस प्रकार से हम मध्या जहाँ इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा इसको करते हैं। आंकड़ों को कैसे आपको डिफाइन करना है, यानी आपको क्या करना है, इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि आपको एक प्रकार से सूत्र लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तब आपका रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट भी तो निकालना आपके लिए बहुत जरूरी होता है ना, तो इसलिए लगाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने बताया उतना तो आपको करके जाना ही पड़ेगा कि भाई आंकड़ों को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि ठीक है, तो आपको तो उसमें सूत्र भी तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आप आंकड़ों का रिजल्ट निकाल पाएंगे। भाई आप मान लीजिए आपने आंकड़े इकट्ठा कर लिए, तो आपने चार्ट बना लिया, कुछ भी बना लिया, तो उस आंकड़ों को आप डिफाइन करने के लिए आप सूत्र लगे, उसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे। तो रिजल्ट भी निकालना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो इनको जरूर करके जाइए, पूछे जा सकते हैं, ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट जितना था उतना मैं तो आपको सारा ही बताऊंगा। अगर आप इतना करके जाएंगे ना तो 100% हो ही जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, ये लास्ट हमारा चैप्टर क्या रहेगा, 17वां चैप्टर क्या है, आंकड़ों का मात्रात्मक विश्लेषण सेकंड, ठीक है। यानी जो आंकड़े हैं उनका हम मात्रात्मक विश्लेषण कैसे करें, ठीक है। जैसे पियरमैन है, पियर्सन है, ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, इन्होंने आंकड़ों की विधियां बता रखी है। जैसे पियरमैन है, इसने क्या बताया है, अनुपस्थिति क्रमशः संबंध गुणांक इसने बताया है, और पियरसन है, इसने भी गुणांक योग सह संबंध बताया। तो पियरसन है और पियरमैन है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पियरसन जैसे पूछा जा सकता आ सकता है, या आप कह सकते हैं कि सामान्य संभावित वक्र क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी इतना तो जरूर करके जाइएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, जैसे सह संबंध अवधारणा क्या है, सह संबंध जैसे बता रहे ना, यदि आप अपने दिनचर्या का अवलोकन करते हैं तो आप पाएंगे कि यदि हम दौड़ने, घूमने, व्यायाम करने में ज्यादा समय बिताते हैं तो हमारी ज्यादा कैलोरी खर्च होती है। इस प्रकार गर्मी जब तापमान बढ़ता है तो आइसक्रीम की बिक्री बढ़ जाती है। जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती वैसे तापमान गिरता है। इन उदाहरणों से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो चरों के बीच कोई संबंध या यानी क्या होता है, कोई भी चीज जो होती है उसमें कोई न कोई कारण जरूर होता है। कोई भी घटना घटती है तो उस घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, उस कारण को ही हम लोग क्या करें भाई, सह संबंध करें, ठीक है। कि कोई भी घटना घटी, सह संबंध के प्रकार क्या है, जैसे धनात्मक है, ऋणात्मक है, ठीक है। जो सह संबंध धनात्मक यानी प्लस उसको बात करते हैं ना, और ऋणात्मक यानी माइनस, तो ये सारी चीजें आंकड़ों में आता है, ठीक है। आप कोई भी आंकड़ा या रिजल्ट निकालेंगे तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी ही होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो टोटल ये जो मैंने आपको बताया, देखो जैसे ये रहा पियर्सन का गुणांक फल सहसंबंध गुणांक, जैसे इसने यहाँ पर आपको देखना विचलन मापन विधि क्या बता, पहला इसने मेथड क्या बताया है, एक मेथड है विचलन मापन विधि, ठीक है। विचलन मापन विधि इसने किसने दिया है, पियर्सन ने दिया है, ठीक है। और अगली अगर मैं बात करूं
ठीक है। अगले जो विधि की बात करेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ए आंकड़ा है, ठीक है, ए इसका सूत्र है, ठीक है, जिसके जरिए आपको निकालना होता है, ठीक है। तो पियर्सन वाला इंपॉर्टेंट है, इसी को कर लीजिएगा, बाकी ज़्यादा उतना है नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा भाई, सामान्य संभाविता वक्र, ठीक है, यानी सामान्य संभाविता वक्र भी आपको करके ही जाना है, ठीक है, ठीक है। जैसे ऊंचाई और बारंबारता, जैसे मान लो 5.3 कितनी बार एक बार आया है, 5.4 कितनी बार 8 बार आया है, 5.5 20 बार आया है, 5.6 45 बार आया है, 5.7 78 बार आया है। इस प्रकार से लड़कों की ऊंचाई की बारंबारता का आवंटन कैसे, यानी हर लड़की की ऊंचाई कितनी है। 5.3 का सिर्फ भैया एक लड़का है, 5.4 का 8 लड़के हैं, 5.5 के 20 लड़के हैं, 5.6 से 45 लड़के हैं और 5.7 के 78 लड़के हैं, 5.8 के 96 लड़के हैं, 5.9 के 78 लड़के हैं, 5.10 के 45 लड़के हैं, 5.11 के 20 लड़के, 5.12 के 8 लड़के हैं और 6 फुट के कह सकते हैं भैया एक है। जैसे 6 फुट का एक है तो उसे 5.3 का भी एक ही बच्चा है। तो क्या है, इसको हम क्या, सामान्य संभावित वक्र, ये इस प्रकार से इसको निकाला गया। जैसे यहाँ डंडा लेख बना रखा ना, डंडा लेख इसको बोलते हैं, ठीक है, किसी चीज को दिखाने के लिए कोई चीज कितनी बढ़ रही कितनी घट रही है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये डंडा लेख बोलते हैं, जो डंडा लेख यहाँ पर बता रखा। वक्रता चक्र ऐसे होता है, वक्रता चक्र मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे आपने आंकड़े लिख दिए भाई, पहले साल इतना था, दूसरे साल इतना था, तीसरे चौथे साल कितना बढ़ घट रहा है, इसी को बोलते हैं बारंबारता वक्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बारंबारता वक्र इसी को बोलते हैं। जैसे ये बता ना 50% 50%, ठीक है, ये बारंबारता वक्र होता है, ठीक है। इस प्रकार से बारंबारता, ये ऊपर जैसे मान लो एक डंडा मैंने खींचा तो बारंबारता वक्र क्या होगा, जैसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे, फिर कम गया ऊपर गया ज्यादा गया, इस प्रकार से ये बारंबारता वक्र होता है, जो खासतौर से आंकड़ों को दर्शाता है कि आंकड़े कितना ऊपर गए और आंकड़े कितना नीचे जा रहे हैं, यानी एक प्रकार से मीडियम कितना बीच में कितना बना हुआ है, इस चीज को यही बारंबारता वक्र होता है, ठीक है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 17 चैप्टर जितने थे मैंने आपको सारा बताने का प्रयास किया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए और भी अपलोड किया, आप उसको जाकर के जरूर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 5 चैप्टर बताए थे, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए चैप्टर थे जितना मैंने बताया उतना जरूर करके जाइएगा, इतना ही आपके लिए बहुत है। और इसी में से कह सकता हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो पास ही हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा पेपर में, ठीक है।